तो स्टार्ट कर दिया है। देख लेना तुम लोग, मतलब सुन लेना पूरा का पूरा। और अगर दूसरा वाला है, जो बाकी के हैं वो अपलोड हो जाएंगे। और बाकी की जो चैप्टर अगर तुम लोग नए हो तो बता देना चाहूँगा, बाकी के चैप्टर टेलीग्राम पर अपलोडेड है। तो वहाँ पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से चेक कर लेना। टेलीग्राम पे सारे के सारे चैप्टर उसके मिल जाएंगे, वहाँ से सुन लेना। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सायोनारा। अब तुम लोग सुनो ये। 1030 10:06 PM मिस्टर अननोन, मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C1301 कौन मुझे बुलाने की हिम्मत करता है? अध्याय 1301 कौन मुझे बुलाने की हिम्मत करता है? द कैपिटल सिटी आर्केडिना। डॉट बूंदाबांदी 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 बूंदाबांदी। बारिश की हल्की बूंदें काले रंग के एक मजबूत नौजवान के कंधों पर गिरी। गर्मी खत्म होने से पहले ये अंतिम सप्ताह थे। इस प्रकार पतन उभरने से अभी भी कुछ सप्ताह दूर था। फिर भी सितंबर की शुरुआत में बारिश इतनी धीमी गति से हुई थी मानो अभी आने वाले समय की चेतावनी दे रही हो। देख चरमराया और नौजवान के पैरों के नीचे से खिसक गया और रात के समुद्री पक्षियों की आवाजें तेजी से चरमराती गोदी से दूर उड़ने लगी। उसे स्वीकार करना पड़ा, गंध अब भी खराब थी। नमकीन पानी, सड़ी हुई मछली, घोड़े की गंदगी, टार जहाज सीलेंट, मुर्गी पालन और सभी प्रकार की गंधों को मिलाकर एक अनोखा पदार्थ तैयार किया गया जो बिना किसी दया के लगातार उसकी नाक में घुसता रहा। नौजवान ने नाराजगी जताते हुए कहा, ब्रॉडी, क्या नीतियां अभी तक लागू नहीं हुई हैं? महामहिम, यह कुछ महीने पहले किया गया था, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसके बारे में जिद्दी हैं। गुप्त रूप से सभी प्रकार के कचरे और मल को गोदी के आसपास के पानी और मैदानों में फेंक रहे हैं। ब्रॉडी ने कहा, वह विलियम के सचिवों में से एक थे जो उनके पिता के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हुआ करते थे। आसपास फेंकी गई सड़ी गली चीजों से दुर्गंध आ रही थी। और भले ही नियम बनाए गए हों, कई लोगों ने अपना कचरा समुद्र में या रेतीले चट्टानी तटों के आसपास फेंकना अधिक सुविधाजनक समझा। और अधिकांश बार नियम तोड़ने वाले लोग अपने महाद्वीपों से आए हुए प्रतीत होते हैं, चाहे वह गुप्त रूप से हो या सार्वजनिक रूप से। ये लोग अर्काडिना और पाइनो के बाकी हिस्से को एक बड़े डंपिंग ग्राउंड के रूप में लेते हैं। और यहाँ तक जब वे मॉर्गनी या अन्य क्षेत्रों से अपने कई असाधारण औषधि और वस्तुओं की नीलामी करने पहुंचे तो ऐसा लगा कि वे वही कर रहे थे जो वे चाहते थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डॉट आमतौर पर कुछ लोग अपने जहाजों पर सोने की तैयारी कर सकते हैं यदि यह बहुत आरामदायक हो। देख के फर्श पर मल त्यागने की बात एक आदर्श थी। सुबह तक देख साफ करने के लिए नियुक्त लोगों को कतार से हटना होगा, लेकिन उन्हें टॉयलेट क्लीनर बनने के लिए भुगतान नहीं किया गया, इसलिए कुछ चीजें बदलनी पड़ी। निस्संदेह ये वे लोग थे जो अभी भी जहाजों के किनारों पर अपने बटों को रखकर शिकार करते थे। और यदि यह पानी में गिरने से पहले उनके बर्तनों पर दाग लगा देता है तो आपको सबसे अच्छा विश्वास है कि बदबू बनी रहेगी। लेकिन सबसे कष्टप्रद बात यह थी कि वे अपने गंदे टॉयलेट स्पंज का उपयोग खत्म होने के बाद उन्हें पानी में फेंक देते थे। और ऐसा करना स्वाभाविक रूप से तैरता रहेगा, जिससे पूरी जगह एक तैरते हुए कूड़ेदान की सुविधा की तरह दिखने लगेगी। लोगों ने अपने टॉयलेट स्पंज साझा किए, सभी उनके साथ समान गधा चाहते थे। और अब कल्पना करें कि वे पहले कैसे रहते थे। विलियम और पाइनो के कई लोग घृणा से कांपने से खुद को नहीं रोक सके। झूठ बोलना गर्त, यह कैसे संभव था कि वे अपने गधे पोंछने के लिए टहनियां, घास, स्पंज और उन कठोर कपड़ों का उपयोग करते थे। इससे भी अधिक, यह कैसे संभव हुआ कि वे इन वस्तुओं को एक ही घर में एक दूसरे के साथ साझा करते थे। उफ़, घृणित। बीमार के नर्म और नाजुक टॉयलेट पेपर का उपयोग करने के बाद उन्हें लगा कि अगर वे पिछले तरीकों पर वापस चले गए तो इस तरह के कच्चे सफाई तरीकों का उपयोग करने से उनके नितंबों में खुजली और घाव हो जाएंगे। अरे बाप रे, वे ये बातें कैसे साझा करते थे? बहुत अस्वास्थ्यकर, खासकर इस वायरस के समय में। डॉट इन वर्षों में जितना अधिक वे जानते थे उतना ही अधिक वे समझते थे कि स्वच्छता और खराब देखभाल के कारण सड़ने वाली बीमारियों से भरी वस्तुओं से भरे रुके हुए पानी से लेकर आसपास की विभिन्न स्थितियों में कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वे बीमार कैसे नहीं पड़ सकते? जानवर, चूहे और यहाँ तक कि उनके आसपास का पानी भी घातक बीमारियां फैलाता था। और अब पानी में तैरते कई शौचालय स्पंज और गंदी वस्तुओं को देखकर यह स्पष्ट हो गया था कि अधिकांश प्रदूषक विदेशी थे। और सुबह 5 बजे तक गोदी कर्मियों को अपनी नावें और डोंगियां बाहर निकालनी होंगी और हर तैरती हुई वस्तु को उठाना होगा, साथ ही गोदी के फर्श और रेतीले तटों को भी साफ करना होगा। यह सब इसलिए क्योंकि कुछ लोगों में नियमों के प्रति शिष्टाचार या सम्मान नहीं था। वस्तुतः देख के पार विशाल बोर्डों पर चिपकाया गया। विलियम ने व्यंग्य किया, हे, ऐसा लग रहा था कि उसे नियमों के खिलाफ पकड़े गए किसी भी विदेशी के लिए जुर्माना बढ़ाना होगा। शायद उन्होंने फिर भी ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि मौजूदा जुर्माना चिकन बदलने का है। तो फिर उस स्थिति में विदेशियों के लिए इसे 200% तक क्यों न बढ़ाया जाए? अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप उसे जो चाहे धमकाने वाला कहें, लेकिन अगर उसने इसे बड़ा चढ़ाकर नहीं किया तो उन्हें वास्तव में ऐसा लगेगा कि वे उसका अपमान कर सकते हैं और किसी भी समय उसके चेहरे पर चिकन फीट फेंक सकते हैं। जहां तक पाइनो नागरिकों की बात है, उनकी अपनी स्थिति अर्काडिनियाई लोगों से भिन्न थी। लेकिन अंत में एक सामान्य नियम यह था कि किसी की दूसरी बार पकड़े जाने पर उसका घर भी बढ़ जाएगा। और यदि व्यापारी संघ के भीतर कोई है तो अतिरिक्त अधिकार भी थे जो उनसे भी छीन लिए जाएंगे। इसी कारण बहुतों ने अवज्ञा नहीं की। इसके अतिरिक्त वे वर्षों से सभ्य हो गए थे और अपना कचरा सभी बंदरगाहों पर कई कूड़ेदानों में फेंकते थे। केवल विदेशियों को ही इसकी परवाह नहीं थी। डॉट मध्य रात्रि के उपरांत दीन 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 हल्की बूंदाबांदी के बीच विलियम और उनकी विशिष्ट टीम आगे बढ़ी। और ठीक आगे कई विशाल विदेशी जहाज शानदार ढंग से पंक्तिबद्ध थे। ब्रॉडी और बाकी सभी की आंखें नाराजगी से चमक उठी। कमीनो, novelnext.com। उनकी महिमा कैसे हुई जैसे कि वह कुछ भी नहीं थे। बहुत से लोग अपने ब्लेड बाहर निकालना चाहते थे और इन टुकड़ों को काट देना चाहते थे, जिससे उनकी नावें समुद्र के बहुत नीचे तक डूब गईं। उनकी ऐसी की तैसी, पाइनो और उसकी महिमा को तुच्छ समझने के लिए उन पर लानत है। वे समझ गए कि महामहिम ने बाहर आने का फैसला क्यों किया था, लेकिन फिर भी वे इस मामले पर व्यथित महसूस करते हैं। विलियम ने अपने शाही जहाजों से थोड़ी बड़ी विशाल गैलियों को देखा, केवल यह महसूस किया कि उसे अर्काडिना में तेजी से सुधार करने की जरूरत है। जहां तक मोर्गों की बात है जिन्होंने उसे बुलाया था, एक सज्जन व्यक्ति के लिए बदला लेने में कभी देर नहीं हुई थी, तो क्यों न उसके चचेरे भाई लैंडन के हंगोल को खाने के लिए सूअर की तरह अभिनय करने के प्रसिद्ध तरीके का पालन किया जाए। विलियम ने खेल खेल में अपने होंठ चाटे। दिलचस्प। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप 1030 10:06 PM मिस्टर अननोन, मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C1302 एक भव्य स्वागत। अध्याय 1302 एक भव्य स्वागत। तनाव, हवा अनिश्चितता के साथ भंगुर और कठोर थी, और मूर्तियों की तरह अनगिनत विदेशी शूरवीर अपने जहाजों के करीब गोदी गलियों में गर्व से पंक्तिबद्ध थे। न तो हल्की बूंदाबांदी बारिश और न ही थोड़ी ठंडी समुद्री हवा उन्हें मूर्तियों की तरह स्थिर खड़े रहने से रोक पाई। उनकी कमर पर तलवारें, हाथों में सोने की छड़ें और बहुत सजावटी पोशाकें, ये सब इन विदेशी आगंतुकों की ताकत और धन को बढ़ाते थे। कौन था गैलीज की इस शानदार विरासत का मालिक? कौन था? पाइनो गोदी के पार, पाइनो व्यापारियों, रईसों, मछुआरों और कई अन्य लोगों से संबंधित नियमित जहाजों के कई लोग अब अपने मन में सभी प्रकार के सवालों और विचारों के साथ गुप्त रूप से शो देख रहे थे।
विलियम पूरी तरह से अपने प्रसिद्ध भूतिया राजकुमार मुखौटे और काले लबादे से ढका हुआ था, इसलिए बहुत से लोग नहीं जानते थे कि वह कौन था। बहरहाल वे शाही अर्काडिनियन गार्डों की पोशाक को पहचान सकते थे, और इस सुराग से ही उन्हें लगा कि शायद ये अजीब मेहमान महामहिम के मेहमान थे। फिलहाल कोई भी निश्चित नहीं हो सका, इसलिए वे बस शो देख सकते थे। डॉट दीन 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 विलियम की टीम गोदी के पार चली, मुख्य गली के करीब पहुंची, जो सभी का सबसे बड़ा जहाज था, और इसके ऊपरी हिस्सों को भी सुनहरे रंग से रंगा गया था। इसके पाल हल्के लाल रंग के थे, और यहाँ तक कि उन्हें चलाने वाली रस्सियां भी लाल रंग से रंगी हुई थी। दूर से चांदनी की रोशनी सोने से रंगे हुए जहाज पर प्रतिबिंबित होती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे वह चमक रहा था। अद्भुत, आश्चर्यजनक, यह वास्तव में एक सुंदरता थी। बहुत बुरा विलियम को इसकी आश्चर्यजनक और विस्मयकारी उपस्थिति की सराहना करने में कोई आपत्ति नहीं हुई। थूश थूश विलियम की आंखें बाएं से दाएं और पीछे घूमी। उसके बाईं ओर विदेशी शूरवीरों की पंक्तियां थीं, और उसके दाहिनी ओर शूरवीरों की एक और पंक्ति एक सीधी रेखा में मुख्य जहाज तक तैनात थी। पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। और जैसे ही वह आगे बढ़ा, ये गार्ड थोड़ा भी नहीं झुके या उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया। वे चट्टानों की तरह आगे की ओर ताक रहे थे, नहीं उसकी ओर देख रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जब भी विलियम उनके करीब जाता था, तब भी वह उनकी आंखों में तिरस्कार देख सकता था। उसके क्षेत्र में आओ और उसका तिरस्कार करो, यह हास्यास्पद था। इस कदम से ही पता चला कि इन विदेशियों के मन में उनके और उनके लोगों के लिए कितना सम्मान था। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो यहाँ एक सेकंड और बिताने से वे मर जाएंगे। लेकिन वह कौन था जिसने उसे बाहर बुलाया? क्या वह वही था जिसने उन्हें पाइनों के पास बुलाया था? क्या उसने उनसे अर्काडिना आने का आग्रह किया था? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। तो रवैया क्या है? विलियम की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, और जल्द ही वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया, एक विशाल बोर्ड के सामने खड़ा हो गया जो ऊंचे जहाज की ओर जाता था। इस तरह हम डॉट विलियम अंततः सबसे ऊपर पहुंच गया, और विशाल देख के चारों ओर खड़े सैकड़ों सैनिकों ने तुरंत उसका स्वागत किया। और हर अंतराल पर वह सुंदर नक्काशीदार डेक फर्श को प्रकट करने के लिए जलती हुई आग की मशालें भी देख सकता था, जो कला के एक टुकड़े की तरह दिखती थी। उसके आदमी उसके साथ जहाज पर चढ़ गए, और विशाल जहाज के बारे में हर छोटी छोटी जानकारी लेते हुए गुप्त रूप से गणना कर रहे थे कि अगर हालात सबसे खराब हो गए तो वे क्या करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वे चीजों की और भी स्पष्ट तस्वीर प्राप्त कर पाते, भयानक शक्ल वाले 3 हट्टे कट्टे आदमी पूरे शूरवीर कवच में उनकी ओर बढ़े। अपनी बात पर दृढ़ रहना, लोगों ने कहा, उन्हें पाइनों के इस कागजी सम्राट की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। टस्किल्नी की मार्क्वेस रुडोल्फ अब अपनी भव्य उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मार्किस रुडोल्फ। तुरंत हर कोई देख के ऊपर विशाल ऊपरी मंजिलों की ओर मुड़ गया। टकराना टकराना टकराना, कई खड़ी सुनहरी घंटियां जोर जोर से बजाई गईं, जिसके बाद रात सी ढंग से बजने वाली बांसुरी की आवाजें सुनाई दी। ठीक है, यदि पड़ोसी जहाजों में लोग पहले नहीं थे, अब उनके शोर मचाने वाले पड़ोसी ने उनकी नींद हराम कर दी है। पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। टकराना 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 टकराना। आवाज खुली हवा में गूंज उठी, और अगली बात जो हर कोई जानता था, बहुत हल्के और हवादार कपड़ों में कई महिलाएं देख के ऊपर की मंजिल पर एक खुले गलियारे से निकली। डॉट था महिलाओं ने अनगिनत फूलों की पंखुड़ियां फेंकी और पूरे दृश्य में जोरदार नृत्य किया। उन्होंने बिना किसी परवाह के नृत्य किया, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे और अंत में देख के फर्श पर उतरे। फिर कुछ महिलाएं हाथों में फलों की टोकरियां लिए हुए अनोखे कपड़े पहने नर्तकियों और फूल फेंकने वालों के समूह के पीछे चली गईं, और बीच बीच में आंख भी चुरा लेते और शर्माकर हंस भी देते। विलियम ने सोच समझकर अपनी भौहें ऊपर उठाई, एक सौंदर्य योजना। खिलखिलाओ, खिसियाना। ऐसा लग रहा था कि महिलाएं न जाने किस बात पर हंस रही थी। निसंदेह महिलाओं के इस समूह का अनुसरण करना बहुत ही आकर्षक परिधानों में एक और समूह था। इन महिलाओं ने गुलाबी, सफेद और हरे रंग के कई रंगों के विशाल फूल पंखे पकड़ रखे थे। इस हल्की बूंदाबांदी रात में इन पंखों का क्या प्रयोजन था, केवल स्वर्ग ही जानता होगा, लेकिन ठीक है, उनके आकार के साथ शायद वे छतरियों के रूप में काम करने में सक्षम होंगे। उसने कहा, हल्की बारिश पहले ही रुकनी शुरू हो गई थी। बारिश इतनी धीमी थी कि ऐसा लग रहा था मानो गिर ही नहीं रही हो, और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ भी हो, बारिश ने उस गर्मी को बढ़ा दिया जो लंबे समय से जमीन के नीचे फंसी हुई थी। और अब भले ही हल्की समुद्री हवा ने ताजगी भरी राहत दी हो, लेकिन यह निर्विवाद था कि गर्मी अभी भी उन्हें घेर रही थी। गर्मियों की आखिरी रातें अब भी पहले की तरह कठिन थीं। विलियम और उसके आदमी आसपास घूम रही महिलाओं के बेहद आकर्षक दृश्य को घूरते रहे और फिर भी दृढ़ खड़े रहे, ऐसा अभिनय करते रहे मानो वे इन महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इन महिलाओं ने जो पोशाकें पहनी थी वे बहुत पतली थी, जिससे उनके निपल्स और शरीर के अन्य अंग भी उजागर हो रहे थे। लेकिन एक संभावित दुश्मन के बीच वे इस बारे में क्यों सोच रहे होंगे? डॉट महिलाएं हमेशा की तरह आकर्षक और मनमोहक दिखने की पूरी कोशिश करते हुए देख के पार चली गईं, और जल्द ही जिस व्यक्ति का वे इंतजार कर रहे थे उसने आखिरकार आने का फैसला किया। विलियम चंचलता से हंसा। अच्छा, वह यहाँ था, अब वे चीजों की तह तक पहुंच सकते हैं। आखिरकार उसे वापस सोना ही था। नहीं। novelnext.com। पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप 1030 10:07 PM मिस्टर अननोन, मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C1303 उनका सच्चा उद्देश्य। अध्याय 1303 उनका सच्चा उद्देश्य। लंबा और डराने वाला नोवेल नेक्स्ट सीओमाइक्रोनेम। ये पहले कुछ शब्द थे जो मन में तब आए जब कई लोगों ने विशाल को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। और जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके सभी आदमी अपने स्वामी के प्रति गहराई से झुक गए। लेकिन विलियम और उसके लोगों ने उसके शक्ति प्रदर्शन में तनिक भी संकोच नहीं किया। कहाँ का गधा है रे? क्या इन लोगों ने सोचा था कि इन सब के कारण वे उनके सामने झुक जाएंगे? इसके अलावा वह विलियम एक सम्राट था, और सर्वश्रेष्ठ में ऐसे अनगिनत पाइनो शासक हुए हैं जिन्होंने अन्य प्रभावशाली विदेशियों के सामने अपना सिर झुकाया, लेकिन वह कभी भी उनमें से एक नहीं होगा, खासकर तब जब उन्होंने पूरी रात उसका अनादर करने के अलावा कुछ नहीं किया हो। क्या मजाक। दीन 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 दीन। वह लंबा चौड़ा मोटा आदमी घटनास्थल पर उतरा और डेक पर उसके लिए एक निर्मित सिंहासन जैसा दिखने वाला स्थान लिया, जो एक आयताकार मंच पर खड़ा था। वह आदमी सीट पर अपने विशाल शरीर के साथ बैठ गया, खुद को एक राजा की तरह खड़ा किया और अंत में विलियम और बाकियों को अपने आसपास आने की इजाजत देने का इशारा किया। मार्क्वेस सब तुम्हें देखेगा, उनमें से एक व्यक्ति ने आगे बढ़ने से पहले विलियम से कहा। उसे जवाब देने का समय नहीं मिला। टीएस बहुत अशिष्ट। विलियम ने अपनी आंखें ठंडी कर ली, इस सिर में उसके खिलाफ उनके सभी अपराधों को गिना। खैर, वह हंगोल खाने के लिए सुअर की भूमिका निभाना चाहता था, इसलिए जब तक उसे उनका मकसद पता नहीं चलता, तभी तक वह दुश्मन को अपने पंजे दिखाता था। डॉट पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। बैठना। हट्टे कट्टे आदमी ने आदेश दिया, और विलियम ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। वह स्टूल पर बैठ गया जो वे अभी उसके लिए लाए थे। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को सिर से पैर तक सोच समझकर देखने और विश्लेषण करने की कड़ी प्रतिस्पर्धा बनाए रखी, और जल्द ही हारकर विलियम ने अपनी आंख से संपर्क तोड़ दिया। मार्किस रुडोल्फ ने अंदर ही अंदर व्यंग्य किया। नीच कचरा, मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत, हे कमजोर। रुडोल्फ ने चिंतित विलियम को घृणा से देखा। वह जानता था कि ये लोग बेकार हैं, लेकिन वे इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा लगता है जैसे दिवंगत एलेकबान के अलावा इस गंदे महाद्वीप में किसी के पास इतनी देर तक उसकी आंखों में घूरने की हिम्मत नहीं थी। एक कारण था कि उसका उपनाम दैबिस रखा गया। उन्होंने केवल एक नजर से ही कई लोगों को आतंक से स्तब्ध कर दिया था। खैर, कम से कम भले ही उससे पहले वाला लड़का बेकार था, फिर भी वह कई अन्य लोगों की तुलना में बेहतर था, क्योंकि वह इतनी सारी सांसों तक उसके साथ नजर रख सकता था।
विलियम के रुकने में 1 मिनट और कुछ सेकंड का समय लगा। अपने लक्ष्यों को डरने का मौका देने के बाद अब मार्किस रोडोल्फ के चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान छा गई थी। विलियम बान, एक भाग्यशाली उत्तरजीवी जो अपने चाचा एलिक बान को धोखा देने और छाया के भीतर से नीचे ले जाने में कामयाब रहा। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, और यद्यपि आपकी शुरुआत कुछ हद तक प्रभावशाली है, यह एक है इस विशाल साम्राज्य का शासक बनने में सक्षम और स्वीकार्य होने से कोसों दूर। रोडोल्फ ने अपने सामने रखे स्वादिष्ट अंगूर को काटने से पहले चुटकी अंदाज में कहा। उनका लहजा और व्यवहार सहज लग रहा था, लेकिन उसकी गहरी आंखें कुछ और ही थीं। वे ठंडे, निर्दयी थे और उन्होंने बहुत कुछ बताया कि अगर विलियम उनके साथ नहीं चला तो उसके साथ क्या होगा। डॉट बुबूम बुबूम अर्काडिनियों की रगों में एड्रेनालाइन दौड़ गया क्योंकि उनके दिल लगातार बेचैनी से तेज हो रहे थे। उसका क्या मतलब था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रोडोल्फ ने तनावग्रस्त अर्काडिनियों की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या आपने सोचा था कि आपके चाचा दूसरों की मदद के बिना सिंहासन पर बैठे थे? टीओईपी टॉप, क्या वे किसी टोपी सदस्य से प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे थे? सभी ने बड़ी-बड़ी आंखों से सूखा निकल लिया। रोडोल्फ को और अधिक तुरंत देखने लगे जैसे कि वे उसकी पूरी छवि को अपने दिमाग में जला देना चाहते हों। कम से कम कहें तो विलियम को बहुत सदमा लगा। एक वास्तविक टीओईपी को कभी रैंक नहीं मिली और न ही कोई अधीनस्थ। लानत है, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उन्हें इतनी जल्दी देख पाएगा। मार्किस रोडोल्फ ने उनकी अभिव्यक्ति देखी और केवल यह सोचा कि वे अकेले उसके शब्दों से चौंक गए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी टीओईपी स्थिति उजागर हो गई है। मार्किस ने अंगूरों की मिठास और स्वाद का आनंद लेते हुए अपने होंठ चाटे। उसे अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना अच्छा लगता था। ओह, क्या मजा था। विलियम ने उसके चेहरे पर अनिश्चितता और भय के मिश्रण के साथ उसकी ओर देखा। मुझे माफ कर दो, महाराज, लेकिन आपने कहा था कि मैं सत्तारूढ़ अर्काडिना के लिए उपयुक्त नहीं हूं। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसी चीजों को तय करने की शक्ति किसके पास है? उद्धरण चिन्ह। तुरंत रोडोल्फ का चेहरा ठंडा पड़ गया। लड़के, तुम यह जानने के योग्य नहीं हो कि वास्तविक निर्णय लेने वाले कौन हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरे लोगों ने तुम्हारे चाचा को वर्षों पहले सिंहासन पर बिठाया था, और उनके निधन से बहुत पहले एक चुने हुए उत्तराधिकारी को पहले ही रखा जा चुका था। यदि वह ऐसा करते तो मर गया। बेशक हमारे बीच हुए समझौते के आधार पर आपके चाचा की पहली और एकमात्र पसंद उनका पहला बेटा प्रिंस अली था, और दूसरी पसंद वह थी जिसे हम निर्णय निर्माताओं ने लंबे समय से उसके लिए चुना था। वह व्यक्ति था लिंगनबर्ग, वेनेट्टा के साम्राज्य में तैयार किया गया और जल्द ही सिंहासन पर अपना सही स्थान लेने के लिए आएगा। हाँ, उस व्यक्ति के शरीर में अर्काडिनियन शाही खून बह रहा है। उसके दादाजी आपके दादाजी के भाई थे। बूम, विलियम को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। उसका एक और रिश्तेदार जीवित था जो कहीं छाया में छिपा हुआ था। डॉट झपकी झपकी जानकारी बेहद चौंकाने वाली थी। तो उनका यह दूर का चचेरा भाई सिंहासन के लिए वापस आ रहा था। चीजों को देखने से इस चचेरे भाई को लिंगनबर्ग में अच्छी तरह से रहना चाहिए था और उसके पास एक भव्य उपाधि भी हो सकती थी। तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह व्यक्ति जल्द ही एक मानव सेना के साथ आ रहा होगा? रोडोल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा, आमतौर पर हमने अंधेरे में ही आपकी हत्या कर दी होती, लेकिन वह चचेरा भाई इतना अच्छा था कि उसने इस मामले पर आपको सचेत करने का फैसला किया। इसलिए आप अर्काडिना के सम्राट की तरह अपने अंतिम शासनकाल का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि जल्द ही सिंहासन का असली उत्तराधिकारी आ जाएगा। विलियम बान, आपके शासन के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप 1030 10:08 PM मिस्टर अननोन, मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूं। C1304 सेबस्टियन बान। अध्याय 1304 सेबस्टियन बान। विलियम बान, आपके शासन के दिन गिने चुने रह गए हैं। डॉट 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 ये शब्द सभी के कानों में ऐसे गूंज रहे थे मानो ये शैतान की ही पुकार हो। रोडोल्फ ने उनकी आश्चर्यजनक उपस्थिति को देखा, ध्यान से एक ताजा रसदार सेब उठाया, उसे अपनी आस्तीन पर रगड़ा और खेल-खेल में उसे काट लिया। उन्होंने विलियम की गुप्त रूप से हत्या करने के बजाय उसे यह बताने का असली कारण यह बताया कि वह बड़े भेड़िए का शिकार बनने जा रहा था। यह सही है, उनके दूर के चचेरे भाई सेबेस्टियन बान का जन्म संगठन में हुआ था। हाँ, कुछ लोगों का जन्म दीक्षा और प्रशिक्षण आदेश के अनुसार हुआ, और लड़का उनमें से एक था, और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह अभी भी लिंगनबर्ग में एक प्रसिद्ध युवा रईस बन गया। लेकिन वह 1 तिहाई अर्काडिनियन और 2 तिहाई लिंगगियोन था, इसलिए उसके दादाजी ने उसे कहा था कि वह इसे कभी न भूले। उन दिनों में उनके दादा ने सिंहासन के लिए विलियम के दादा ओडन की हत्या करने की योजना बनाई थी। दुर्भाग्य से वह बुरी तरह विफल रहा क्योंकि ओडन के पास बहुत सारे वफादार अनुयायी थे। लेकिन ओडन के दयालु स्वभाव के कारण वह अपने ही खून को मारना सहन नहीं कर सका। इस प्रकार उसने उसे अर्काडिना से बाहर निर्वासित कर दिया ताकि वह कभी वापस न लौटे। हे, यदि ओडन को पता था कि उसका फैसला उसके पोते को काटने का होगा, तो रोडोल्फ को नहीं पता था कि बूढ़े-बूढ़े को पछतावा होगा या नहीं। लेकिन जैसा कि अब स्थिति है, सेबेस्टियन सिंहासन पाने के लिए बहुत दृढ़ था। वैसे भी कहानी इस प्रकार थी, सेबेस्टियन के दादाजी ने अपने आदमियों के साथ पाइनों से भागने के लिए संघर्ष किया क्योंकि अपने भाई के अलावा उन्होंने पाइनों में अन्य दुश्मन पैदा कर दिए थे जो अब जब वह नीचे आ गया था तो उसे कच्चा चबाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। पाइनों में रहने से उसका पतन ही होगा। novelepsilonxt.com। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और यही कारण है कि उनके और उनके लोगों के पास खुद को और साथ ही अपने परिवारों को छिपाने के अलावा अपने कुछ जहाजों पर चढ़ने और जहां भी उन्हें उचित लगा वहां भाग जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डॉट वे लिंगनबर्ग, वेनेटा में उतरे और पाइनों से ऐसे माहौल में जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया जहां उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। सबसे पहले उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया था उसका आधा हिस्सा उन्होंने एक भव्य संपत्ति खरीदी। उनका प्रत्येक जागीरदार लागत बचाते हुए उसी भव्य संपत्ति में रहता था। इसके अतिरिक्त वे सभी जानते थे कि वे संकट में हैं, इसलिए किसी भी गार्ड को मासिक वेतन की उम्मीद नहीं थी, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि वे फिर से काम पर नहीं आ जाते। अब महिलाएं संपदा में खाद्य पदार्थ बनाती और उगाती थी, जबकि पुरुष अभी भी प्रशिक्षित थे, लेकिन जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी बाहर जाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने एक छोटा व्यापारी संघ खोला, और जल्द ही वह गिल्ड एक बड़े और महान गिल्ड में विकसित हो गया जो अब लिंगनबर्ग के 20 से अधिक प्रमुख शहरों में तैनात था, जितना संभव हो उतना पैसा खींच रहा था। हर कोई नए एजेंडों के बारे में उत्सुक था, और कुछ साल बाद ही उन्होंने अपने बारे में उड़ रही अफवाहों की परवाह किए बिना अपनी पहचान का खुलासा करने का फैसला किया। कुछ ने बहुत पहले ही अपनी पहचान का अनुमान लगा लिया था, जबकि अन्य अनजान थे। लेकिन उनकी ओर से पुष्टि तभी हुई जब उन्होंने लिंगनबर्ग के कुछ हिस्सों में एक निश्चित प्रतिष्ठा स्थापित की। खैर, ऐसा नहीं है कि पूरा साम्राज्य उनका नाम पहले से जानता था। नहीं, उन्होंने एक औसत शहर से शुरुआत की और वहां विश्वास और लाभ हासिल किया। और जल्द ही